नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है सुबह की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी को राधे राधे से नमस्कार, राम राम से नमस्कार स्वीकार करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार, पायल गुर्जर, प्रियंका, साक्षी, पीयूष, संगीता, मिस्टर राकू, फ्रूटी, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। रूही, प्रदीप गौड़ जी, बीके राजा, सीकर, सभी का एक एक खरडिया, वी, गुरु नोहर, पंकज, तेजपाल, गुरु, सुरेंद्र कुमार, विधि शर्मा, सरोज कुमावत, आशा। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करने के बाद सीधे आज के करंट अफेयर्स के सवालों पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट साबित। उन सभी विषयों पर बातचीत आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो 22 दिसंबर 2021 का दिन है और बात हमारी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा सवाल देखिए और उस सवाल का फिर जवाब दीजिए। सवाल यह है कि अमेरिका में यानी यूएसए में, अमेरिका में क्या हुआ है? अमेरिका में भारतीय मूल की किस महिला को तिब्बती मुद्दों के विशेष समन्वयक नियुक्त किया गया है? यानी भारतीय मूल की ऐसी महिला का नाम बताना है जिसे अमेरिका में एक विशेष पद का मतलब क्या है? विशेष पद का मतलब यही है कि एक विशेष मामलों के उसे नियुक्त किया गया है। अमेरिका में तिब्बती जो मुद्दे हैं, उन तिब्बती मुद्दों को लेकर के विशेष समन्वयक हाल ही में नियुक्त किया गया है। आपको बताना है उस महिला का नाम क्या है। देखिएगा, इसमें से आपको समझ में अगर आए और आगे 2 दिन से घटनाएं पड़ी है तो ये जो नाम है, ये महिला का नाम ही नहीं है, ये पुरुष का नाम है। किदाम्बनी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत है इसका वैसे पूरा नाम, किदाम्बनी नहीं है, किदाम्बी श्रीकांत है। किदाम्बी श्रीकांत जो अभी हाल ही में स्पेन में आयोजित होने वाला जो वहां प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में यानी बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है, बैडमिंटन चैंपियनशिप, उस बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या किया है? इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है, रजत पदक प्राप्त किया है। बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक अभी भारत की ओर से इन्होंने जीता है। तो ये तो सवाल सही नहीं होगा अगर जवाब देते हैं। लोहेकिनयेव, ये भी पुरुष का नाम है, लोहेकिनयेव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले, सिंगापुर के रहने वाले। कहाँ के? सिंगापुर के हैं। और इनका भी संबंध इसी प्रतियोगिता से है। और इस प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक जो जीता है वो किसने जीता है? इन्होंने जीता है। यानी लोहेकिनयेव जो हैं, इन्होंने इसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ये भी जवाब आपका सही नहीं होगा। यानी 2 ऑप्शन तो आपके पहले से कैंसिल हो गए। गीता गोपीनाथ के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि आईएमएफ में अभी हाल ही में डिप्टी डायरेक्टर जो है, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर इन्हें क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर के पद पर इन्हें हाल ही में क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। तो ये 2 बातें आपके समझ में आ गई कि गीता गोपीनाथ इसका सही जवाब नहीं है, भारतीय मूल की है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत जिसकी स्थापना की गई, डिप्टी डायरेक्टर जो है उसकी बनाया गया गीता गोपीनाथ को हाल ही में। पहले ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थी किसकी? आईएमएफ की मुख्य आर्थिक सलाहकार थी। तो इसका सही जवाब जो है वो उजरा जिया है। उजरा जिया महिला का नाम ही है और इन्हें तिब्बती मूल्य यानी एक विशेष पद आप लोग कह सकते हैं, कहां पर? अमेरिका में अभी हाल ही में इन्हें दिया गया है। तो अमेरिका जो है, इन्होंने अभी एक सोलर प्रोब मिशन जो है, कौन सा मिशन? सोलर प्रोब मिशन जो है, यहाँ की प्रोब मिशन, उसको लेकर भी अमेरिका चर्चा में रहा है। और उसको किसके अध्ययन के लिए? सूर्य की सतह के अध्ययन के लिए, सूर्य की सतह के अध्ययन के लिए किसके द्वारा भेजा गया था? नासा के द्वारा भेजा गया था। और अभी नासा ने यह कहा है कि हमने इसकी सतह को क्या कर लिया है? स्पर्श कर लिया है। तो ये सारी बातें इनके संबंध में है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर ये बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गया रजत पदक परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको हराकर जीता है? ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा सवाल है। यहां पर
तो लोहकेनयेव जो है, लोहकेनयेव सिंगापुर जो है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी इन्होंने अंतिम मुकाबला जो फाइनल मुकाबला था उसमें किदाम्बी श्रीकांत को क्या करना पड़ा, इनसे हार का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए कितनी अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव दिया है। यानी जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन आयोग है मेरे दोस्तों, वो परिसीमन आयोग एक तो किसकी अध्यक्षता में बना है आपको ये बताना है। दूसरा, अभी हाल ही में उसने जो सिफारिश की है उसको लेकर विभिन्न पार्टियों में विरोध अभी से सामने आने लग गया है, विभिन्न पार्टियां इसका विरोध कर रही है। तो किसकी अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए कितनी अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव दिया है आपको यह बताना है। तो अध्यक्षता तो इसकी की रंजना प्रकाश देसाई ने, पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई जो है, इन्होंने इस परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की। आपको यह भी पता है अब पार्टियां विरोध ही कर सकती है, किसी कोर्ट वोट में तो वो जा नहीं सकते, यानी कोर्ट में चुनौती इसको नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती कि इन्होंने जो सिफारिश की है वो गलत की है। तो कितनी अतिरिक्त सीटें जो है उसकी बात इन्होंने कही है यहां पर, तो जरा सुन लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन आयोग जो है उसकी अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया। इस रंजना प्रकाश देसाई ने यह किया है कि जम्मू कश्मीर जो है इसको लेकर के कश्मीर जो इलाका है उसमें टोटल 46 सीटें जो है वो कर दी जाए, और जम्मू जो इलाका है वहां पर कितनी कर दी जाए, 37, यानी जम्मू सेक्टर में 37 सीटें रखी जाए, और आपका कश्मीर का जो सेक्टर है वहां पर 46 सीटें इसमें कर दी जाए। जिसमें से क्या कर दिया जाना चाहिए, इसमें से 6 सीटें और इसमें से 1 सीटें जो है वो क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए। यहाँ 1 और यहाँ 6 सीटें जो है वो आरक्षित होनी चाहिए। किसके लिए, यानी 6 और 1 7, ये एससी के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इन्होंने आरक्षण की बात ये कही है कि इनमें से कुल में से एससी के लिए 7 सीटें आरक्षित रहनी चाहिए और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित रहनी चाहिए, 9 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। कुल मिलाकर 16 सीटें जो है वो आरक्षित रहने की बात इन्होंने कही है कि टोटल सीटों में से 16 सीटें जो है वो आरक्षित रहनी चाहिए। इन सीटों के आवंटन को लेकर के जो इन पूरी पार्टियां थी उन पूरी पार्टियों में विरोध का सुर आ रहा है, लेकिन कितना भी विरोध करे अब उन्हें वो कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते। जम्मू कश्मीर में अब टोटल इलाका जो अभी परिसीमन आयोग ने जो सिफारिश की है सरकार से वो 46 और कितने की है, 37 की है। इनमें से टोटल में से एससी को 7 और एसटी को 9 पर क्या मिलेगा, आरक्षण का फायदा मिलेगा। और यहां पर टोटल मिलाकर 16 सीटें ऐसी है जहां पर आरक्षित व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब जरा बात करते हैं इसके सही जवाब की कि टोटल अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव दिया है, कुल कितनी अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। तो ध्यान रखना कुल 7 अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव इन्होंने अभी हाल ही में दिया है। यानी अतिरिक्त का मतलब क्या, ये यहां एससी थोड़ा सा गलती से लिखा गया, इसको मैं सुधार देता हूं। यहां पर क्या लिखना है अपने को, जरा वो देखो। यहां पर आपको लिखना है जो 6 और 1 मैंने लिखा था उसको 6 सीट एक जगह और 1 सीट एक जगह, यानी जम्मू कश्मीर में जम्मू में तो इन्होंने क्या किया, जम्मू इलाके में तो 6 सीटें बढ़ाई जाए और 1 सीट कहां बढ़ाई जाए, कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई जाए। यानी ये 7 का आंकड़ा जो है वो अतिरिक्त सीटों का, पहले जितनी थी उसकी अतिरिक्त सीटों का आंकड़ा है। और आरक्षण मैंने बता दिया, एससी और एसटी के लिए आरक्षण का मामला यह है कि भैया आप लोग 7 तो एससी के लिए और कितनी 9 एसटी के लिए रखो, यानी कुल मिलाकर 16 सीटें इनके लिए रखो। तो जो आपको जम्मू कश्मीर में मैंने 37 बताई है, वहां जम्मू में पहले कितनी थी, 31 थी, उसको बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 37 कर दी जाए। यानी 31 को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 37 कर दिया जाए। यहां पर 1 ही सीट की बढ़ोतरी कश्मीर इलाके में इन्होंने की है, पहले 45 था वो अब बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 46 कर दिया जाए। ये सिफारिश अभी हाल ही में की गई है। तो 7 अतिरिक्त जो सीट है उन अतिरिक्त सीट ये इधर लिख रखी है मैंने, 1 यहां 6 यहां बढ़ाओ 1 यहां बढ़ाओ, यानी 7 अतिरिक्त सीटों के बारे में इन्होंने क्या किया है, परिसीमन आयोग का प्रस्ताव दिया है। और यहां जो खाली जगह मैंने छोड़ रखी है यहां क्या आएगा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है उसके नेतृत्व में यह पूरा परिसीमन जो है वो कार्य किया गया है।
ठीक है, तो चलिए जरा बात करें अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्या है? चीन में भारत के नए राजदूत हाल ही में किसे बनाए गए हैं? चीन में अभी हाल ही में भारत के नए राजदूत जो हैं वो किसे बनाए गए, आपको यह बताना है। बताओ जरा, चीन में भारत के नए राजदूत किसे बनाए गए? प्रदीप रावत को, कनिष्क कटारिया को, टीना डाबी को, रितेश देशमुख को? रितेश देशमुख तो है नहीं भैया इसमें, समझ गए मेरी बात, ये तो आपके फिल्म अभिनेता हैं। टीना डाबी भी नहीं है, राजस्थान कैडर में आईएएस अफसर हैं। कनिष्क कटारिया भी राजस्थान के ही हैं, टीना डाबी भी राजस्थान के ही हैं, और दोनों के दोनों राजस्थान कैडर से आईएएस अफसर हैं। राजस्थान कैडर से क्या है, आईएएस अफसर हैं दोनों के दोनों, और राजस्थान में इनकी दोनों की पोस्टिंग है। ये भी सही जवाब नहीं है दोनों, क्योंकि अभी आईएएस बने हैं ये। प्रदीप रावत इसका सही जवाब होगा। प्रदीप रावत जो है वो चीन में भारत के नए राजदूत बनाकर, एम्बेसडर बनाकर भारत के कहां भेजे गए हैं? चाइना भेजे गए हैं, ये ध्यान रखना। भारत और चाइना के बीच में हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो किसकी है? वो चाइना की नीति है हड़प नीति, जो आप लोग जानते हो ना, वो हड़प नीति के अब मुआयने पर चल रहा है कौन? चाइना। और उसका कारण भी है, बहुत लंबे समय तक चाइना का शोषण हुआ है और अब चाइना को आजादी मिली है। चाइना वापस अपने जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करने की उनके पास पावर है। इस वजह से चाइना का भी बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ है, और जिस व्यक्ति का लंबे समय तक शोषण होता है वो एक न एक दिन मौका जब मिलता है तो वो वापस क्या करता है? उसका बदला लेने की कोशिश करता है। ठीक ऐसा ही चाइना के साथ हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ युद्ध हुआ भारत और चाइना के बीच में, तो उस युद्ध का कारण केवल मात्र छोटी मोटी बातें नहीं है। चाइना के अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे, अंग्रेजों का हमने चाइना के खिलाफ कितने युद्धों में साथ दिया, वो भी कहीं ना कहीं कारण रहा होगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए कि चीन जो है वो प्रसार या हड़प नीति के काम पर कार्य कर रहा है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों पर, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, बांग्लादेश का हम्बनटोटा बंदरगाह हो, चाहे इसके अलावा आपका पाकिस्तान का बंदरगाह हो, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, ठीक है, पाकिस्तान के अलावा मालदीव है, ये सब देश जो हैं वो इनके कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्ज देता है और अपने जाल में इनको क्या करता है? फंसाता है। तो चलिए जरा अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, हाल ही में लोकसभा द्वारा इलेक्शन लॉ बिल 2021 को पारित किया गया है। आपको बताना है जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1950 का, उसके कौन सी धारा में परिवर्तन हो सकता है इसे या होगा? यानी इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। हाल ही में लोकसभा द्वारा इलेक्शन लॉ बिल 2021 यानी इलेक्शन को लेकर के कुछ परिवर्तन जो करने हैं उनको लेकर इलेक्शन लॉ बिल जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, पारित भी हो गया है। और यह जो है 2021 का बिल, ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि इससे जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1950 का, इस जनप्रतिनिधि अधिनियम में किस धारा में संशोधन करेगा? यह वाला जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की किस धारा में परिवर्तन इससे हो जाएगा? जी, जनप्रतिनिधि अधिनियम श्रीलंका का हम्बनटोटा, हाँ जी, क्या लिख दिया मैंने पीछे वाले में, देख लेते हैं भैया। यहां पर श्रीलंका का और लिख देता हूं, श्रीलंका का है हम्बनटोटा, श्रीलंका का है कौन सा? हम्बनटोटा। ठीक है, मैंने शायद बांग्लादेश में बोल दिया होगा, बांग्लादेश का नहीं है। हम्बनटोटा कहां पर है? ये श्रीलंका में है। चलिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, इसकी किस धारा में परिवर्तन होगा? किसके कारण? इलेक्शन लॉ बिल के कारण, इलेक्शन लॉ बिल के कारण, लॉ बिल के कारण 2021 का जो ये बिल है, इस बिल के कारण किस में परिवर्तन हो सकता है? तो ध्यान रखना है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 का जो है उसके द्वारा यह परिवर्तन इस जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 19 में परिवर्तन करेगा। किसमें? धारा 19 में परिवर्तन कर देगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। इसकी धारा 19 में परिवर्तन करने के लिए ही यह क्या किया जा रहा है? लाया जा रहा है। दोबारा सुन लीजिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में लोकसभा द्वारा इलेक्शन लॉ बिल 2021 पारित किया गया, वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की किस धारा में परिवर्तन करता है? तो 19 धारा जो है उसमें परिवर्तन वो करने वाला है।
चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अभी हाल ही में हमारे इलेक्शन कमीशन जो है ना, यानी ये सब के सब कहाँ गए हुए हैं, तो गोवा के दौरे पर गए हुए हैं। वहां पर चुनावों की जो प्रक्रिया है उसमें बेहतर सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अभी पंजाब का दौरा इन्होंने किया, पंजाब में किस प्रकार चुनावों को संपन्न कराना है, ये सब बातें सामने आई। अब एक नया सवाल आ रहा है, महाराष्ट्र के अमरावती में पार्वो वायरस के मामले सामने आए हैं, यह किसके लिए घातक साबित हो रहा है। यानी पार्वो वायरस है, उससे उस जानवर की हजारों प्रजातियां जो है वो मर रही है, यानी हजारों जानवर उससे मर रहे हैं। तो यह पार्वो वायरस जो है, ये पार्वो वायरस किसको प्रभावित करता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो जरा बताइएगा यहां पर घोड़ा है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है ये पार्वो वायरस जो है वो महाराष्ट्र के अमरावती, कहां पर, महाराष्ट्र का जो अमरावती जगह है, महाराष्ट्र के अमरावती, यहां अमरावती में हजारों की संख्या में इसके जानवर की इस पार्वो वायरस के कारण क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। आपको बताना है वो किस जानवर में फैलने वाला है और उस जानवर की कई जानवर जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों घोड़ा नहीं है, गाय नहीं है, इसका सही जवाब है कुत्ता। और गाय जो कोरोना हमारी वैक्सीन बनाई जा रही है उसका मूल जो वैक्सीन का जो शब्द है वो मूल रूप से किसके लिए कारगर होता है, वो गाय के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पार्वो वायरस जो है इसका संबंध किससे है, कुत्ते से है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी और हजारों की संख्या में कुत्तों की इस पार्वो वायरस से क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो आपसे परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि पार्वो वायरस का संबंध इनमें से किससे है। तो पार्वो वायरस अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में हजारों कुत्तों की मृत्यु जो है वो उसके कारण हो चुकी है। तो इसका संबंध किससे है, कुत्तों से इसका संबंध है। और कुत्तों के काटने से कौन सा रोग होता है ये भी बता दीजिएगा आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी, कि कुत्तों से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है, वो रेबीज आप लोग कहते हो क्या, रेबीज है। रेबीज कुत्तों के काटने से अकेले से नहीं होता, ध्यान रखना है। कुत्ता काट दे, चाहे आपको बिल्ली काट दे, चाहे आपको कौन काट दे, बंदर काट दे, इन सभी के काटने से इस प्रजाति के जितने भी जानवर हैं वो कोई सा भी अगर काट देता है तो आपको यह रोग होने का पूरा क्या रहता है, खतरा रहता है। रेबीज का रेब्डो वायरस जो है, रेब्डो वायरस, वो रेब्डो वायरस है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया है, किसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है ये बताइए। डीआरडीओ ने अपने कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का फ्लाइट प्रदर्शन कहां पर किया है हाल ही में, यह बताइए। डीआरडीओ जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जी सतीश रेड्डी जिसके प्रमुख है, जिनको हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी है, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। प्लस इनको अभी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार जो है, आर्यभट्ट पुरस्कार जो है, आर्यभट्ट पुरस्कार से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, मिसाइल जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम, उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें दिया गया। अभी हाल ही में अग्नि जो पी मिसाइल है, अग्नि पी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राजस्थान में इन्होंने SANT यानी स्टैंडर्ड एंटी टैंक जो मिसाइल है उसका इन्होंने सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है। तो अभी आपको यह बताना है, ठीक है। तो यहां पर है कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम जो है इसका सफल परीक्षण हाल ही में कहां पर किया गया है, तो फ्लाइट प्रदर्शन आपको बताना है। पोखरण जैसलमेर में नहीं किया गया, पोखरण जैसलमेर में अभी शांत का, ठीक है, किसका, शांत जो है स्टैंडर्ड एंटी टैंक मिसाइल जो उसका परीक्षण किया गया। रांची झारखंड नहीं है, इसका सही जवाब जो है वो आगरा उत्तर प्रदेश है। आपने न्यूज़पेपर में विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ते हुए देखा होगा, लोगों ने खूब उसके वीडियो शेयर किए। देखिए हमारे एयरफोर्स के जवान जो है वो कैसे विमान उड़ाते हैं, वो विमान नहीं उड़ा रहे, वो परीक्षण कर रहे हैं। कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम जो है उसके फ्लाइट प्रदर्शन जो है इन्होंने किया है, ठीक है। तो यहां इसका सही जवाब क्या होगा, आगरा उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों। पोखरण जैसलमेर में अभी हाल ही में ध्यान रखना है
BSF जो है उसने अपना स्थापना दिवस मनाया, 57वां स्थापना दिवस मनाया इन्होंने। स्थापना दिवस तो कब आता है? 1 दिसंबर के दिन आता है, लेकिन परेड का आयोजन कब किया गया? 5 दिसंबर को किया गया। इसके अलावा SSB ने अपना स्थापना दिवस अभी अभी मनाया है और उन्होंने 58वां स्थापना दिवस जो है वो बनाया। इसके प्रमुख राजेश है, कुमार राजेश हैं, और इसके प्रमुख जो है वो पंकज यानी प्रवीण कुमार है। कौन है? प्रवीण कुमार, पंकज कुमार इसके प्रमुख हैं। तो चलिए ये सभी बातें आपके ध्यान में रहे। देखो झारखंड और बिहार भी खूब चर्चा में रहे। मध्यम श्रेणी या छोटे राज्यों की श्रेणी में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा 0 से 10 वर्ष के बच्चों तक की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जारी किए गए जो आंकड़े हैं उनमें छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन झारखंड का रहा है और बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? बिहार का रहा है। सबसे खराब बिहार का, सबसे अच्छा किसका? ममता दीदी के पश्चिमी बंगाल का रहा है। और इसमें मिजोरम जो है, कौन सा है? मिजोरम और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन वाला है और मिजोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद जरा ध्यान करिएगा, मिजोरम इसका सही जवाब है और अरुणाचल भी इसका सही जवाब है। यहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन। यहां पर अगर बात की जाए दादर नगर हवेली की बात की जाए या फिर आपके सामने यहां पर बात की जाए लद्दाख की, तो ध्यान रखना इसमें दादर नगर हवेली नहीं है, लक्षद्वीप का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। किसका? लक्षद्वीप का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है और सबसे खराब प्रदर्शन जो है इसमें लद्दाख का रहा है। ये आपको विवेक देब्रॉय की अध्यक्षता में जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा किए गए जो सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट के आधार पर आपको यह बताना है। तो चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या किया गया है? ये तो बात मैं पहले भी आपको ये सवाल करा चुका हूं। अब देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। मैंने पहले हालांकि ये करा दिया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश की बहु एजेंसी अभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन कहां किया जा रहा है? अभी 2-3 दिन पहले ही आपको यह सवाल मैंने कराया है और इसका अब आयोजन हो रहा है। पहले बातचीत चल रही थी कि इसका आयोजन होगा, तो अब बताइए 20 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 20 से लेकर के कब तक? 25 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आयोजन कहां किया जा रहा है? पेनेक्स जो है ये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश की बहु एजेंसी जो है, कई एजेंसियां मिलकर इस प्रकार का अभ्यास कर रही है। आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, सीएम की आर्थिक ठीक बात है भैया। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों क्या है? वो आपका बेंगलुरु कर्नाटक नहीं है, इसके बाद कलकत्ता पश्चिमी बंगाल नहीं है और नई दिल्ली भी नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो पुणे क्या है? महाराष्ट्र है। पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया और अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, वो कल इसमें सम्मिलित हुए। रक्षा मंत्री जो है इन्होंने कल इसका क्या किया? अवलोकन किया। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी। ये राजनाथ जी कहां से आते हैं? तो ध्यान रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहां से? लखनऊ यूपी से आते हैं और लखनऊ इनका संसदीय क्षेत्र है। तो चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय वायुसेना S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन को किस सेक्टर में तैनात करने जा रही है? आपको यह बताना है। भाई S-400 एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम है देश की सुरक्षा के लिए और इसका भारत इस्तेमाल करना जा रहा है। भारतीय वायुसेना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसकी पहली एक स्क्वाड्रन कहां बनाई जा रही है? आपको यह बतानी है। राफेल की पहली स्क्वाड्रन कहां तैनात की गई थी? तो अंबाला जो है आपका पंजाब वाला, कहां है? अंबाला पंजाब में इसकी एक स्क्वाड्रन बनाई गई थी। आपको यह भी ध्यान है। तो अब आपको बताना है कि ये S-400 नाम की जो नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक आ रहा है उस सिस्टम को कहां तैनात किया जाएगा? ठीक है, चलिए जरा बताइएगा। यहां पर जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में। तो ये वो इलाके हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। इसका मतलब पाकिस्तान सीमा जो है उस सीमा पर ही इसे क्या किया जाएगा? तैनात किया जाएगा।
तो कहां पर तैनात किया जाएगा? तो एकदम सही जवाब आप सभी मित्रों के आगे पंजाब जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? पंजाब सेक्टर जो है, उस पंजाब सेक्टर में इसे तैनात किया जाएगा। S-400 रक्षा की दृष्टि से ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और यह ताकतवर, यह क्या है? ताकतवर मिसाइल सिस्टम है जो देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो यह पंजाब सेक्टर में अभी तैनात किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है। प्रवासियों का सम्मान हो पूरे विश्व में, जहां जहां भी प्रवासी लोग रहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया आपको यह बताना है। एक तो है हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है, प्रवासी दिवस वो तो हम मनाते हैं जब गांधी जी कहां से आए थे? गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से आए थे, दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए, तो उस खुशी में हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। लेकिन अभी मैंने जो सवाल पूछा है वो क्या है, वो आपका किस से रिलेटेड है? वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 17, 18, 19, 21। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस जो है वो आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों 18 दिसंबर है। क्या है? 18 दिसंबर को पूरे विश्व भर के जितने प्रवासी लोग हैं उन प्रवासियों का सम्मान किया जाए, उन प्रवासियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और लगातार उस देश में जहां वो रहते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इस वजह से यहां पर इन लोगों का सम्मान बना रहे और लगातार ये लोग प्रवासी बनते रहे या नई उस देश के आर्थिक जो भागीदारी है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी जी सीधे अफ्रीका से लौटे थे, उस खुशी में हम लोग प्रतिवर्ष इसको क्या करते हैं? मनाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको मिल गया है। 18 दिसंबर आपका क्या है? सही जवाब। और गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को है। गोवा मुक्ति का मतलब पुर्तगाल से गोवा को मुक्ति कब मिली थी? तो वो 19 दिसंबर के दिन मिली थी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, वह देश जिसके जोमो सूप को यूनेस्को ने, वहां का एक सूप है, सूप तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भी जानने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहां पर है कि वह देश जिसके जोमो सूप को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, आपको उसको बताना है। देखिए अभी मैंने 2 देशों के बारे में बताया था, एक रूम्बा है, एक क्या है? रूम्बा है, रूम्बा के बारे में, और एक रागी के बारे में आपको बताया था। रूम्बा और रागी क्या है? उसके बाद अभी एक भारत की जो कलकत्ता की दुर्गा पूजा है, कौन सी पूजा है? दुर्गा पूजा है। इस दुर्गा पूजा को भी शामिल किया है। और आज आपके सामने एक शब्द रख रहे हैं जिसका नाम है जोमो सूप। ये जोमो सूप जो है उसका संबंध कहां से है? ठीक है, रूम्बा, और आपके सामने ये सारी बातें पहले से रख दी गई है, ठीक है। तो अब इसका सही जवाब आपको बताना है कि ये किस देश से है। जोमो सूप का संबंध किस देश से, जिसकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में उसे शामिल किया गया? चिली सही जवाब नहीं होगा। चिली में अभी आज तक चिली के सबसे नए राष्ट्रपति जो हैं वो बनाए गए, नए नहीं, सबसे युवा राष्ट्रपति कह सकते हो, सबसे युवा राष्ट्रपति जो है वो चिली को अभी हाल ही में मिले हैं, जिनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिस उनका नाम है। गैब्रियल बोरिस जो है उनका नाम है, गैब्रियल बोरिस। ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना। बड़ा जश्न मनाया गया है चिली में अभी हाल ही में। चिली कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका देख लीजिए, ये आपका दक्षिणी अमेरिका वाला इलाका है, यहां से ऐसे ये चिली है। यहाँ पर क्या है? दक्षिणी अमेरिका में ये वाला क्षेत्र जो है वो क्या है? चिली है, जहां पर आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पूरे इधर वाले इलाके में है। तो ये आपके चिली के नए और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं बोरिक, ठीक है, बोरिक कह दो या बोरिस कह दो, गैब्रियल नाम जरूर याद रखना, गैब्रियल बोरिस या बोरिक, ठीक है। अब इसका सही जवाब जो है वो क्या है? हेती है। हेती एक देश का नाम है। उस हेती देश के जोमो सूप को, कहां का है? हेती देश के जोमो सूप को अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो गैब्रियल बोरिस जो है वो यहाँ के सबसे युवा राष्ट्रपतियों की सूची में क्या हुए? शामिल हुए। एकदम नौजवान आदमी है। अब बताइएगा जरा, पहला सवाल राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड हमने लिया है, 11 नंबर सवाल।
जवाब बताना है। जवाब क्या होगा? हाल ही में 20 दिसंबर को गोविंद गुरु की जयंती मनाई गई। इनका जन्म 1858 को डूंगरपुर के बांसिया गांव में किस परिवार में हुआ? हूबहू सवाल पूर्ववर्ती परीक्षा में आ चुका है, मैंने पूरा पूछा, उसने सीधा पूछा था कि गोविंद गुरु का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था। बस इतना ही सवाल राजस्थान में पूछा गया, मैंने थोड़ी डिटेल आपको दे दी है। अभी हाल ही में 20 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई गई है गोविंद गुरु की, और आपको पता है गोविंद गुरु का जो आदिवासी समुदाय है उसमें बहुत बड़ा सम्मान है। इन्होंने, गुरु हमेशा सभा करता है, संत सभा जो है इसकी स्थापना की थी। एक नाम आपने सुना होगा मोतीलाल तेजावत का। जो आदमी तेज होता है वो हमेशा अकेला चलता है, तो इन्होंने एक ही आंदोलन जो है, इस एक ही आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने संत सभा की क्या की थी? स्थापना की। और भीलों को, दोनों ने ही भीलों में बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। तो इन दोनों पर सवाल हर परीक्षा में आते हैं, हर परीक्षा में इन पर सवाल आते हैं। आदिवासी आंदोलन जहां सिलेबस में है, वहां सिलेबस में सिर्फ ये दो आदमी हैं जो केंद्र में रखकर सवाल पूछे जाते हैं, यानी एक गोविंद गुरु है और एक मोतीलाल तेजावत है। ये दोनों जो आदमी हैं, इनके एक संत सभा की स्थापना इन्होंने की। एक ने एक ही आंदोलन चलाया, एक ने भक्त आंदोलन चलाया। एक ने क्या किया? जो गुरु होता है वो भक्त भी बनाता है, तो भक्त आंदोलन जो है, भक्त आंदोलन इन्होंने चलाया। और आपने एक नाम सुना होगा, राजस्थान में एक जगह जिसको बड़ी मान्यता, मानगढ़ कांड जो है, मानगढ़ धाम, मानगढ़ कांड या फिर इसे कह सकते हो, यहां पर आंदोलन कर रहे भीलों पर जो गोलियां चलाई गई, वो मानगढ़ कांड भी बहुत प्रसिद्ध रहा है राजस्थान में। तो ये आदिवासी आंदोलन के संबंध में ये 3-4 चीजें ही हैं जहां से लगातार पेपर सेटर घुमा घुमा के सवाल जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब अब जरा सुन लो। गोविंद गुरु का जो जन्म है वो बंजारा परिवार में हुआ था, ओसवाल परिवार में नहीं। और मोतीलाल तेजावत जो है, मोतीलाल तेजावत, अब भाई मोती किसके पास मिलेंगे? मोती लाल है तो वो मिलेंगे किसके पास है? अब बंजारे के पास बहुत मुश्किल है मिल पाना, ये मिलेंगे ओसवाल के पास। मोतीलाल तेजावत जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका ओसवाल परिवार में हुआ, इनका बंजारा परिवार में जो है वो जन्म हुआ था। मेरे हिसाब से आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। ठीक है, हाँ, बंजारा कब आएगी मेरी बंजारन? आ जाएगी बंजारन की चिंता मत करो मित्रों, बंजारन की चिंता में पागल मत हो। ठीक है, ये उम्र का खेल है, उम्र में सब कुछ होता है। इस उम्र में सिर्फ बंजारा और बंजारी दिखते हैं, तो चिंता मत करो, सब आएगी, एक दिन वो भी आएगी और फिर कहोगे अरे कब जाएगी ये बता। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ आने की चिंता नहीं करनी है। मोतीलाल, जी हाँ, मोतीलाल तेजावत जो है जी, ये मोती मिलेंगे किसके पास? ये मिलेंगे ओसवाल के पास। हाँ जी, तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। देश की पहली बार ट्रिपल स्टेक कंटेनर के साथ मालगाड़ी को गति शक्ति योजना के तहत शुरू करने की बात जो है कार्य रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। अभी हाल ही में वर्ष 2020 में इस गति शक्ति योजना को शुरू किया गया था। वर्ष 2021 में अभी अक्टूबर महीने में ही इस गति शक्ति योजना को शुरू किया गया था मेरे दोस्तों। रेल मंत्रालय से इसका संबंध है, किसे? रेल मंत्रालय से इसका क्या है? संबंध है, रेल मंत्रालय से इसका संबंध है। हाँ जी, चलिए अब देखो, इसके तहत शुरू करने वाले कार्य रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में कहां से की? और इन्होंने इस लॉजिस्टिक पार्क जो है, इस लॉजिस्टिक पार्क का क्या किया? यहां पर निरीक्षण किया, आपको उसका नाम बताना है। हाँ जी, वेरी गुड। यहां लॉजिस्टिक पार्क का देखो, राजस्थान आए, राजस्थान दौरा किया इन्होंने, पाली भी आए, यानी कहां से बैठकर? सीधे रेल में बैठे और रेल में बैठकर कहां आए? पाली आए। कौन? हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्योंकि उनका मूल जो स्थान है वो पाली है। वर्तमान में ये जोधपुर में रहते हैं, लेकिन मूल जन्म स्थान जो इनका है वो कहां है? पाली है। अभी पाली के दौरे पर आए, इन्होंने क्या किया? लॉजिस्टिक पार्क उसका निरीक्षण किया और गति शक्ति योजना के तहत अब देखो सरकार क्या कर रही है, कैसे किसानों के और व्यवसायियों के पैसों में कमी की जाए, इसके लिए रेल मंत्रालय बेहतरीन काम कर रहा है। ये एक कंटेनर रख दिया रेल पर, दूसरा कंटेनर इसके ऊपर रख दिया। यह परीक्षण अब तक रेल मंत्रालय कर चुका था।
ठीक है। अभी क्या किया गया है, एक ऐसे लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया, वहां से इसके ऊपर एक तीसरा कंटेनर भी रखा जा सकता है, यानी एक के ऊपर ऐसे 3 कंटेनर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को अच्छे ढंग से पहुंचाया जा सकता है। इसको बोलते हैं ट्रिपल स्टेग कंटेनर, यानी पहला, दूसरा और उसके ऊपर तीसरा, यह है आपका ट्रिपल स्टेग कंटेनर। इसको गति शक्ति योजना के तहत इसकी लागत को कम करते हुए लॉजिस्टिक पार्क बनाए गए। अभी राजस्थान में कहां से इसे क्या किया गया है, शुरू किया गया है, तो आपको बताना है। अभी काहूवास जो काठूवास है, ये क्या है, काहूवास नहीं है, काठूवास पड़ता है अलवर में। काठूवास अलवर से इसको रवाना किया गया, यानी यहां अभी परीक्षण किया गया। गांधीनगर जो है वो रेलवे स्टेशन विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, सादुलपुर जयपुर वाला नहीं, सांगानेर जयपुर वाला नहीं। तो इसका सही जवाब है काठूवास अलवर। कहां पर है, मैं यहां लिख देता हूं, काठूवास। काठूवास कहां पड़ता है, तो काठूवास पड़ता है भाई साहब अलवर में। काठूवास अलवर जो है वहां पर ऐसा किया गया है, काहूवास नहीं, काठूवास जो है वो सही नाम है इसका, अलवर में है ये। अगला सवाल, राज्य में 2022 से कैंसर की जीन स्टडी की सुविधा राज्य के कैंसर संस्थान द्वारा कहां उपलब्ध करवाई जाएगी। कैंसर के लिए देखो अभी 2-3 थेरेपी जो है वो प्रचलन में है, लेकिन जीन स्टडी जब होने लग जाएगी तो उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और राजस्थान में 2022 से ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी जो थेरेपी है उनमें एक आपका है, कौन सा है, कीमोथेरेपी है। कौन सी है, कीमोथेरेपी है। इसके अलावा एक थेरेपी है जिसका नाम है रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। इसके अलावा बोन मेरो का भी इसमें निरीक्षण किया जाता है, बोन मेरो थेरेपी भी उसे कह सकते हैं। लेकिन समय के अनुसार बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर की जीन स्टडी की जाएगी अब हमारे यहाँ पर, और राज्य कैंसर संस्थान ने इसकी पहल की शुरुआत कर दी है। ऐसी सुविधा राजस्थान में कहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी आपको यह बताना है, यानी मोलिकुलर ओंकोलॉजी जिसको अपन कहते हैं, मोलिक्यूलर ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन ही होता है, कोशिकाओं का अध्ययन ही होता है ओंकोलॉजी, ये ध्यान रखना है। ओंकोलॉजी जो है उसको विकसित कर दिया जाएगा, प्लस जो आपका गामा कैमरा है उस गामा कैमरे की सुविधा यहां उपलब्ध होगी। गामा कैमरा, उसके माध्यम से फिर बोन का स्कैन करना हो, चाहे थायराइड का स्कैन करना हो, थायराइड का स्कैन करना हो, ये सब क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। और राजस्थान में जिन जिन व्यक्तियों को जानकारी के अभाव में, जिन जिन लोगों को मजबूरी में, जिन जिन लोगों को रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बोन मेरो ये कैंसर के कारण करवाने पड़ते हैं, वो धीरे धीरे कम होंगे और जीन की स्टडी होने के बाद इसकी आवश्यकता कम पड़नी शुरू होगी और कैंसर के रोगियों को कुछ राहत मिल पाएगी। यह सुविधा राजस्थान में कहाँ होगी, तो यह राजस्थान में होगी तो जयपुर में, लेकिन जयपुर में कहाँ पर, प्रतापनगर जो जयपुर है वहां पर इस प्रकार की संस्था का विकास किया जा रहा है। कैंसर जीन स्टडी सेंटर यहाँ प्रतापनगर जयपुर में बनाया जाएगा। नाल बीकानेर में नहीं, सांगानेर जयपुर में नहीं, रातानाडा जोधपुर में भी नहीं। कैंसर जीन स्टडी जो है उसकी सुविधा राजस्थान में आपको प्रतापनगर जयपुर में मिलने वाली है 2022 से। बेंगलुरु में आयोजित पैरा ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं भैया, ये बताना है। राजस्थान ने इतिहास रच दिया है इस प्रतियोगिता में। बेंगलुरु में आयोजित हुई पैरा ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। भारत में कुल कितने पदक नहीं है, यहां है राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते यह आपको बताना है, यहां भारत शब्द नहीं है। तो बेंगलुरु में आयोजित पैरा ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते आपको यह बताना है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल मिलाकर टोटल, यहां पर राजस्थान ने 18 पदक इसमें हासिल किए। 18 पदक जो है वो क्या किए, राजस्थान ने प्राप्त किए। राजस्थान ने कुल 18 पदक जो है वो इस प्रतियोगिता में हासिल किए हैं। तो 18 आपका इसका सही जवाब होगा, 22 नहीं, 25 नहीं, 20 नहीं, 22 पदक नहीं, 18 पदक टोटल मिलाकर इन्होंने जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया, बेंगलुरु में इस प्रतियोगिता का क्या किया गया, आयोजन किया गया। नाम क्या है, पैरा ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये ध्यान रखना। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है, तो बहरीन में उसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल, विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की मेजबानी में कहां किया जा रहा है, यह आपको बताना है। अभी हाल ही में राजस्थान में विजय हजारे ट्रॉफी जो है, उस विजय हजारे ट्रॉफी के मैच चल रहे हैं राजस्थान में,
और यह विजय हजारे ट्रॉफी हमारे नहीं है, ये हजारे है, विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन राजस्थान में, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष जो हैं वो वैभव गहलोत हैं। कौन है? वैभव गहलोत हैं, जो इस आरसीए के अध्यक्ष हैं। वैभव गहलोत इस आरसीए के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो मेजबानी में कहां पर क्या किया गया? आयोजन किया गया। जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, कहां पर इसका आयोजन किया गया? इसका सही जवाब जो है वो क्या है? इसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर में ही आयोजन किया जा रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी, जिसको रणजी ट्रॉफी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो अभी हाल ही में राजस्थान इस बार मेजबानी कर रहा है इस विजय हजारे ट्रॉफी की। विजय हजारे ट्रॉफी आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी की इस बार मेजबानी कौन कर रहा है? तो विजय हजारे ट्रॉफी की मेजबानी राजस्थान यानी आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से, यानी देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, दूसरा बड़ा खेल स्टेडियम कहां बन रहा है? चौक गांव राजस्थान में बन रहा है। चौक गांव जयपुर में जो है वो इसको बनाया जा रहा है। ये सवाल परीक्षा में आ भी चुका है। ये मैं खूब दिनों से पढ़ा रहा था, लेकिन ये परीक्षा में पिछले दिनों पूछ लिया गया है कि राज्य का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कहां बनने जा रहा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम चौक गांव जयपुर में बनने जा रहा है। तो मित्रों, आपके सामने मैंने 15 सवाल रखे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 15 के साथ साथ भी मैंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है। हाँ जी, तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। बाकी बातें करेंगे अपन कल की क्लास में, या आज शाम की रिवीजन की वीडियो की क्लास में बातचीत आपके सामने रखेंगे। तब तक आप सभी मित्र आनंदित रहें, खुशहाली से तैयारी करते रहें, आपका जीवन इसी प्रकार लगातार खुशियों से सराबोर रहे, यही मेरी आशा और उम्मीद भी है। और ये उस परमपिता परमेश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को खुशी दे, आनंद दे, जीवन में हमेशा मोक्ष आनंद, इसी के लिए आप लोग सब प्रयास कर रहे हैं। अंतिम रास्ता एक ही है, आनंद। चाहे नौकरी मिले, चाहे कुछ भी मिले, लेकिन आपका अंतिम उद्देश्य जो है वो क्या है? आनंद की प्राप्ति है, और आपको आनंद की प्राप्ति होती रहे। तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।